आज वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे देश के लिए आम बजट। सीएनबीसी आवाज पर आज दिन भर होगा बजट का मेगा कवरेज। हम बताएंगे आपको कि आपके लिए बजट में क्या है काम की बात, क्योंकि बजट को सिर्फ देखना नहीं है, उसे समझना भी है। तो आज देखिए बजट सीएनबीसी आवाज के साथ। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। बजट में नौकरी पेशा लोगों को मिल सकती है सौगात। सरकार इनकम टैक्स में दे सकती है बड़ी रियायत। महिलाओं के रोजगार पर हो सकता है फोकस। सबसे ज्यादा वित्तीय घाटे के आंकड़े पर होगी बाजार की नजर। वित्त मंत्री के लिए 3.2% के आंकड़े पर टिके रहना होगा सबसे बड़ी चुनौती। गांवों और किसानों को वित्त मंत्री दे सकते हैं आज खुशखबरी। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बड़े ऐलान संभव। हेल्थ इंश्योरेंस पर हो सकते हैं बड़े ऐलान। सबको 5 लाख रुपए तक की हेल्थ कवर की सौगात संभव। बजट में नौकरियों पर रह सकता है फोकस। राष्ट्रीय रोजगार योजना का ऐलान और सामाजिक सुरक्षा को मिल सकता है ज्यादा फंड। आईसीआईसीआई बैंक ने पेश किए मिले जुले नतीजे। तीसरी तिमाही में मुनाफा 6.5% बढ़ा। एसेट क्वालिटी स्टेबल। एल&टी ने पेश किए शानदार नतीजे। मुनाफा 50% से ज्यादा बढ़ा। मार्जिन भी बढ़कर पहुंचा 11% के पास। और फेडरल रिजर्व ने नहीं किया दरों में कोई बदलाव। ब्याज दरें 1.25% से 1.5% पर बरकरार। अमेरिकी बाजारों में हुआ मिला जुला कारोबार। एशियाई बाजारों की बढ़त के साथ शुरुआत। जी हां, 1 फरवरी है आज। सबको जिसका लंबे समय से इंतजार था वो डी डे आज है। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट टेबल करने वाले हैं और हमेशा की तरह सीएनबीसी आवाज पर दिन भर देश और दुनिया के तमाम दिग्गज एक्सपर्ट्स होंगे बजट आपको आसान शब्दों में समझाने के लिए और बाजार पर आपकी रणनीति बनाने में मदद करने के लिए। हां, और अगला 1 घंटा खास तौर पे बजट और हमारी स्टॉक मार्केट की रणनीति पे करेंगे फोकस। और ये बजट बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और कई सारे इंपॉर्टेंट क्यूज सब इस बजट पे ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले वित्तीय घाटा इस बार क्या होगा, FY19 में कैसा रहने वाला है। इस बार फिर से कैपिटल गेन्स को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का इंट्रोड्यूस होगा। सबकी खास तौर पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर इस खबर पे होगी, इस कीवर्ड पे होने वाली है। इसके अलावा बजट का टोन क्या होगा, पॉपुलिज्म की बात करेंगे या रिफॉर्म्स के पथ पे चलती रहेगी ये सरकार। हमारी जेब में क्या आने वाला है, इनकम टैक्स में कितनी रिबेट डिस्काउंट या दरें स्लैब रिड्यूस होंगे, कॉर्पोरेट टैक्स क्या रिड्यूस होने वाला है। और जिस तरह से कल बैंक शेयर में उछाल था, क्या बैंक FDI की कुछ बात छेड़ सकते हैं वित्त मंत्री साहब। इसके अलावा किस सेक्टर को क्या मिलेगा, बहुत कुछ है। तो अगले 1 घंटे में इन सब पर करूंगा मैं खास तौर पे फोकस। लेकिन पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली आज अपना 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं। यह मोदी सरकार का आखिरी बजट होगा, मतलब ये मेक या ब्रेक बजट होगा। सीएनबीसी आवाज आपको बजट की पल पल की खबर देगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के प्रबंध संपादक आलोक जोशी जी। जोशी जी, गुड मॉर्निंग। बजट की थीम पर खास तौर पर फोकस करना चाहूंगा आपसे। तो क्या थीम होगी, क्या पॉपुलिज्म की बात होगी, रिफॉर्म्स के पथ पे सरकार चलती रहेगी? बजट की बिग थीम क्या होगी, ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब अब कुछ ही समय में सामने आने वाला है। इसलिए इस वक्त इसका जवाब देना बहुत खतरे से खाली नहीं है, स्पेकुलेशन करना ही होगा। लेकिन जो हम पिछले कुछ समय से सुन रहे हैं, जो विद्वानों से बात हो रही है, सरकार की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं, उसके हिसाब से सरकार अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जिसे वो भारत निर्माण का लक्ष्य कहती है, उसे हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहेगी। इस वक्त जो सबसे प्रेसिंग कंसर्न है, रोजगार और किसानों की समस्या, इन दोनों को एड्रेस करने की कोई कोशिश इस बजट में होनी दिखना तय है। कहा जा रहा है कि रोजगार सीधे देना, जिसको कहते हैं नौकरी देना, शायद मुश्किल है, लेकिन ऐसा सरकार जरूर करेगी
कि इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा मिले, इस तरह के काम धंधों को बढ़ावा मिले जिनसे रोजगार क्रिएट होता है, जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। जहां एक आदमी 5 आदमियों को काम देता है और वो 5 आदमी बदले में 5 और आदमियों को काम देते हैं, जिससे एक जगह खर्चा होने से बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है एक साथ। इस तरह का एक कोई बड़ा काम होना चाहिए। दूसरा, किसानों की समस्या हल करने के लिए क्या होगा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कई तरह के फार्मूले सामने आए हैं और ऐसा लग रहा है कि सरकार उस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और अब कुछ ही देर में सामने आएगा कि ये दोनों चीज़ों को कैसे एड्रेस किया जाएगा, नौजवानों के लिए रोजगार और किसानों के लिए उनकी समस्याओं से मुक्ति। हाँ, तो रोजगार और किसानों की जो तमाम दिक्कतें हैं उसको कैसे सुलझाया जाएगा, खास तौर पे सब देखना चाहेंगे ये बजट उन प्रॉब्लम्स, उन दिक्कतों को कैसे एड्रेस करेगा। लेकिन आलोक सर, क्या बजट में 2019 के चुनाव को ध्यान में रखा जाएगा? जाहिर है चुनाव सामने है। चुनाव अभी आप अगर जल्दी ना भी हो, जैसे कि बहुत सारी इस समय अटकलें लग रही हैं कि चुनाव शायद 2018 में ही हो जाए, लेकिन वो ना हो तब भी 2019 में अगर अपने समय पे चुनाव होगा और बजट इसी कैलेंडर के हिसाब से चलेगा, तब भी अगला बजट एक पूर्ण बजट नहीं होगा, वो एक वोट ऑन अकाउंट होगा। इसलिए ये बजट से पहले का माफ़ कीजिएगा, चुनाव से पहले का आखिरी बजट तो है ही, और इसको चुनावी बजट कह सकते हैं आप। मेरा इस पर एक सवाल भी है कि सरकार के किसी ऐसे बजट को जिसमें वो जनता को खुश करने वाले फैसले करे, उसको चुनावी बजट क्यों कहना चाहिए? क्या सरकार इसलिए नहीं चुनी जाती है कि वो जनता को खुश करे? अगर वो इसलिए चुनी जाती है तो उसका हर बजट ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि उससे जनता खुश हो जाए? और उसको नियमित रूप से ऐसा काम क्यों नहीं करना चाहिए? ये सिद्धांत बहुत वर्षों से चला आ रहा है कि गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स नहीं होती है, इन दोनों के बीच में कोई मतभेद है। मुझे लगता है वक्त आ गया है जब पॉलिटिशियंस को और इकोनॉमिस्ट को साथ मिलकर इस समस्या का निदान ढूंढना चाहिए और ऐसा कुछ हिसाब जोड़कर ऐसा एक सॉल्यूशन लाना चाहिए जिसमें गुड पॉलिटिक्स और गुड इकोनॉमिक्स एक साथ हो। जैसे हम कह रहे हैं, हम आंदोलन चला रहे हैं पिछले कुछ समय से कि टैक्स में भारी कटौती की जाए, टैक्स में कटौती की जाए। टैक्स कम होगा तो इससे लोगों को टैक्स देने की प्रेरणा मिलेगी, सरकार के खजाने में पैसा कम आएगा ऐसा नहीं है। पिछली बार जब टैक्स के रेट कम हुए थे उसके बाद कोई सरकार की टैक्स की कमाई कम हुई ऐसा नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं ये गुड पॉलिटिक्स भी है, गुड इकोनॉमिक्स भी है। इसी तरह के और भी बहुत सारे कदम हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि सरकार की नज़र चुनाव पर होगी या नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल होगी और हर सरकार की नज़र चुनाव पर होनी चाहिए, क्योंकि वही वक्त होता है जब उसे जाकर जनता के सामने अपने कामकाज का हिसाब देना होता है। वेरी ट्रू। तो खास तौर पे एम्प्लॉयमेंट, रूरल डिस्ट्रेस को कैसे दूर करा जाएगा उस पर फोकस होगा। और ध्यान रखें कुछ पॉपुलिज्म के हिंट होंगे, क्योंकि 8 राज्यों के चुनाव इस कैलेंडर ईयर में होने हैं और 2019 में आम चुनाव। तो ये आखिरी बजट है मोदी सरकार का, तो शायद थोड़े से पॉपुलिज्म के हिंट्स होंगे। आलोक सर, आपका धन्यवाद ये ब्रॉडर पिक्चर पेंट करने के लिए मेरे लिए बजट 2019 के लिहाज से। लेकिन बजट बाजार के लिए अहम इस बात से होगा, 2 इंपॉर्टेंट क्यू पॉइंट्स होंगे जिस पे बाजार बहुत कीनली फोकस करेगा। एक, वित्तीय घाटा, इस बार कितना, ट्रेजेक्टरी यहां से कैसी रहेगी, वो फिस्कल रोड मैप पे सरकार कितनी खड़ी रहती है। और दूसरा, वो जो डराने वाला वर्ड हर बार पिछले कुछ बजट से सुनने में मिलता है और इस बार फिर से हल्ला पड़ता हुआ, कैपिटल गेन्स टैक्स, क्या वो वापस रीइंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा? इन 2 अहम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घाय और हर्षदा सावंत जुड़ रही हैं। हर्षदा, पहले आपके पास वित्तीय घाटा, खबर तो आ गई थी 50,000 करोड़ रुपए एडिशनल बोरोइंग, फिर रिड्यूस करा गया। क्या इस बार वो 3.2 के आंकड़े पे हम बैठने वाले हैं या मिस होगा? मुश्किल है और इसी की चिंता सबसे ज्यादा बाजार को है, क्योंकि पिछले साल जब सरकार ने टारगेट 3.2% का रखा था, उम्मीद तो यही थी इसे अचीव कर लिया जाएगा, लेकिन इस बारी जो रेवेन्यू है, जो आमदनी है, वो कम दिखाई दे रही है और खासकर नॉन टैक्स रेवेन्यू पर हमने देखा है कई मिसेज रहे हैं। इस साल हमने देखा किसी तरह का टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हुई, आरबीआई की ओर से जो बड़ा डिविडेंड अपेक्षित था वो नहीं आता दिखाई दे रहा है, और ऑफकोर्स जीएसटी के तहत स्टेट्स को काफी ज्यादा कॉम्पनसेशन भी देना पड़ा है। एक तरफ आपने ये भी गौर करना है कि एक्सपेंडिचर के तौर पर या फिर जो डायरेक्ट टैक्सेस में भले ही सरकार ने कुछ कमाई कर ली हो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के मामले में जीएसटी लागू हुआ और उधर सिर्फ 9 महीनों के ही आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि वो 3.2% का आंकड़ा मैच नहीं होगा,
उस पर सरकार उन लेवल्स को अचीव ही नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में क्या आंकड़े दिखाई दे सकते हैं? कई सारी रिपोर्ट्स है, 3.3 एक सॉफ्टर साइड पर, लेकिन 3.5% तक के आंकड़े भी सामने निकल कर आ सकते हैं और ये शायद थोड़ा सा बाजार को डरा सकता है। हालांकि बाजार ने ज्यादातर पचा लिया है कि फिस्कल डेफिसिट 3.2% पर मीट नहीं होगा, लेकिन इससे ज्यादा फोकस इस बात पर करनी होगी कि FY19 यानी कि नए वित्त वर्ष के लिए सरकार क्या टारगेट रखती है। पहले याद रखिएगा, टारगेट यही था कि शायद 3% तक फिस्कल डेफिसिट सरकार लाने की कोशिश करेगी, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर और अगर ये FY18 का 3.2% वाला टारगेट मीट नहीं होता है तो शायद वो आंकड़ा 3.2% FY19 के लिए भी खड़ा हो या फिर 3.1% पर भी आए। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस साल FY18 के लिए 3.2% से कितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट आता है और ऑफ कोर्स FY19 के लिए आंकड़े क्या निकल कर आते हैं। हाँ, तो 3.2% इस बार का टारगेट था, उससे ज्यादा तो होगा क्योंकि 20,000 करोड़ एडिशनल बोरिंग होनी है। लेकिन जीएसटी कलेक्शन मंथली सरकार क्या फैक्टर इन करती है फरवरी मार्च का, वो इंपॉर्टेंट होगा। और डिसइन्वेस्टमेंट तो इस बार सरकार की अच्छी खासी झोली बड़ी है, तो 3.2 से थोड़ा सा माइनर डिविएशन हो सकता है, लेकिन FY19 में वापस 3% पे लौटेंगे जो एक्चुअल टारगेट था या नहीं, सब ये देखना चाहेंगे। और फिर उससे इंपॉर्टेंट वो मैथ कितनी क्लीन है अगर वो कह रहे हैं FY19 में 3% का टारगेट होगा तो। लेकिन हेमंत, इस बार फिर से सबसे बड़ा डराने वाला वर्ड, और अब तमाम रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, अगर हुआ तो ऐसा हो सकता है, क्या होने वाला है? क्या वाकई सुनने में आ रहा है कैपिटल गेन्स इंट्रोड्यूस या री इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा? और अगर हुआ तो कितना डराने वाली खबर है? 2005 में आशीष इसको हटाया गया था और उसके बाद से बजट से पहले बाजार को डर लगता है कहीं इसको वापस से रीइंट्रोड्यूस ना कर दिया जाए। और जैसा कि हर्षदा भी बता रही थी और आप भी बता रहे थे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है चीज, लेकिन लो हैंगिंग फ्रूट है और इनके पास तर्क बहुत है। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोपियन देशों में ऐसा होता है। एक साल एक दिन यानी एक साल से ऊपर अगर आप कोई भी शेयर को खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, तो उस पर जो आपको मुनाफा होता है उस पर इस समय टैक्स नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे अगर आपको कमाते हैं तो उस पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ता है। तो एक्सपेक्टेशंस और डर बाजार को यह है कि कहीं इसकी मियाद ना बढ़ा दी जाए, कि कहा जाए कि देखिए आप 3 साल तक होल्ड करेंगे तो ये आपके ऊपर टैक्स ना लगेगा। लेकिन ये डर है आशीष, अगर ये नहीं आया, क्योंकि आप देखिए हर बजट से पहले ये डर होता है और बजट के बाद एक रिलीफ रैली देखने को मिलती है, तो कहते हैं नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। अगर ये नहीं आता है तो आशीष और हर्षदा जो बता रही हैं 3% का अगर फिस्कल डेफिसिट का जो रोड मैप इन्होंने दिया था FY19 का वो मीट हो जाता है, तो फिर पोस्ट बजट रैली ऑल टाइम हाइस के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। फिर ये वर्ड ही नहीं आया तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ बजट स्पीच में इस वर्ड को मत ढूंढें, फाइनेंस बिल जब आए सामने आपके तो उसको भी जरा ढंग से पढ़ लें। काफी बार नेटिग्रिटीज होती हैं उसमें छुपी नजर आती हैं आपको। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जैसे हेमंत कह रहे हैं, हर बार बजट से पहले वो हल्ला मचता है, जब बजट में नहीं आता तो कुछ भी अनाउंस कर दें, सबको लगता है बजट बड़ा अच्छा था क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को रीइंट्रोड्यूस नहीं करा गया है। तो इस बार भी शायद ऐसा हो सकता है। और सरकार, ध्यान रखें, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर वो सबसे बड़ा एक रेवेन्यू मोबिलाइजर बन गया है, और अगर ये इंट्रोड्यूस करा गया तो डिसइन्वेस्टमेंट FY19 में करना या फिर वो टारगेट्स मीटअप करना बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा जिसको बाजार बहुत कीनली वॉच आउट करेगा। हर्षदा, हेमंत, इन दोनों इंपॉर्टेंट मुद्दों पे हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब चलिए थोड़ा सा मार्केट की तरफ मूव करते हैं। आज के सेशन कैसा पैन आउट हो सकता है उस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले SGX निफ्टी आएगा। गुरुवार की सुबह इंडिकेशंस तो हैं कि फ्लैट से हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी। और आपको याद होगा ग्लोबली बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप है। कल बाजार बंद होने के बाद हमारे देर शाम वो फेड की जो लास्ट बैठक हुई थी उसका आउटकम सामने आया है। जैसे मैंने हेडलाइन में मेंशन करा, ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन दरअसल क्या निकल कर आया, नीरज कई बार पहले हाईलाइट कर चुके, 3 की जगह एक आउटलायर चांस है कि 4 बार ब्याज दरें बढ़ती हुई नजर आएंगी। नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। क्या निकल कर आया है फेड के आउटकम में, और वो जो 3 की जगह 4 का आंकड़ा आने वाला है क्या? देखिए, डर तो है। कल जब बाजार ट्रेड कर रहा था तो जब शुरुआती कमेंट्री आई तो उसमें ये कहा गया कि रेट्स में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया, तो बाजार ने एक अच्छी तेजी पकड़ी वहां पे। लेकिन जब उसकी कमेंट्री को अंदर सुना गया ध्यान से तो उसमें ये डर दिखाया गया कि इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है और जो उनका टारगेट है वो उसको ब्रीच कर जाएगा। तो रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही उससे ऐसा लगता है कि 2018 कैलेंडर ईयर के उत्तरार्ध तक जाते जाते
ये ब्रीच हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, जो उनका डर है, तो 3 की बजाय 4 हाइक हो सकती हैं। इस डर की वजह से मार्केट ने जो एक रफ्तार पड़ी वो फिर से थोड़ा सा नीचे आया, लोगों के अंदर डर बना और 70-72 पॉइंट पे डाउ कमजोर हुआ, तेजी के साथ बंद हुआ। तो ये जो डर है ये पैन आउट होगा पूरे साल के दौरान, तो इसलिए ये डर बना रहेगा और ये फैक्ट पे आधारित है क्योंकि इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर ये बढ़ता है और जिस तरीके की बॉन्ड यील्ड हमने कल देखी, कल भी वो हाइस की तरफ थी, 2014 के लेवल से ऊपर निकलती जा रही, तो इससे ये संकेत ज्यादा पुख्ता हो रहे हैं कि वहां पे ब्याज दरों को लेकर के चिंता है। ये अच्छे संकेत है लेकिन थोड़ी चिंता है, तो ये बढ़ने की संभावना है, इसीलिए बाजार वहां पे बहुत कॉशियस मोड में ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी राहत है आपके लिए, क्रूड और थोड़ा नीचे आया है, वो स्टॉक पाइल हो गया वहां पे, तो उसकी वजह से, लेकिन ये डर डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट का है। ओके, चलिए, कोटक सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट श्रीकांत चौहान भी मेरे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत से भी बातचीत करूंगा, लेकिन ध्यान रखें कल का एक बार इंटरडे चार्ट्स प्लीज स्क्रीन पर लेकर आए। कमजोरी थी दिन भर, दबाव के साथ कामकाज हुआ ग्लोबल संकेतों के चलते, लेकिन फाइनली जाते जाते लोअर लेवल से बैंक निफ्टी के दम पर हमने एक बड़ी स्मार्ट रिकवरी आती हुई देखी। फाइनली बंद तो लाल निशान में जरूर हुए, लेकिन 11,000 के कंफर्टेबली ऊपर जाके भारतीय बाजार बंद हुए हैं। बहुत ज्यादा दूर नहीं है नीरज जी, हम ऑल टाइम हाई से, है ना। आज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, उस पर कुछ बदलाव ना करे जाएं, वित्तीय घाटा, फिस्कल कंसोलिडेशन की जो रोड मैप था उस पर हम चलते नजर आए, तो मेरे ख्याल से 1.25% दूर है सेंसेक्स निफ्टी में। हो सकता है क्या? देखिए, जो इस समय का ट्रेड सेटअप बन रहा है निफ्टी में, उसमें आप ये ध्यान रखिए कि दोनों तरफ की पोजीशंस बिल्कुल वैसी बनी हुई है। आप अगर पुट कॉल के ऊपर इंटरेस्ट देखेंगे तो उसमें भयानक तरीके से बढ़ावत हुई है, लेकिन दोनों साइड में। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेडर है वो बहुत दम साध के बैठा है कि वो स्पीच की शुरुआत ही 15-20 मिनट में तय कर लेगा कि उसको शॉर्ट जाना है या लॉन्ग जाना है। दोनों साइड में होगा और ये सिर्फ एक दिन का मूव होगा, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं, जो दो हर्षदा ने बताया कि फिस्कल डेफिसिट पे वो थोड़ा डिस्काउंटेड है, लेकिन कैपिटल गेन्स वाला आया तो फिर शॉर्ट साइड की पोजीशन बनेगी। तो अभी मैं कह सकता हूं कि बजट लीक नहीं हुआ है, बिल्कुल दम साध के बैठे हुए 10,500 और 11,500 दोनों साइड की पोजीशंस में बराबर का जो है पुट कॉल के इंटरेस्ट बने हुए हैं, तो वो देखना होगा। और निफ्टी मुझे लगता है कि उसी तरफ रुझान लेगा, तो अभी आपको बिल्कुल क्लियर संकेत के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। 1.2 1.3 के आसपास मेरे ख्याल से ओपन इंटरेस्ट पीसीआर भी है, तो ना ज्यादा एग्रेसिवली बेट कर रहे हैं, ना ओवरबॉट है, ना पोजीशंस बहुत ज्यादा एग्रेसिवली खड़ी नहीं हुई है बाजार में, अच्छी बात है। हाँ, अपसाइड, जैसे नीरज ने रेंज की बात करी, 10,500 से 11,500 आपने दायरे की बात करी, यानी कि अपसाइड बहुत ज्यादा नहीं है। अगर अच्छे अनाउंसमेंट भी आ जाते हैं, डाउनसाइड रिस्क खुल सकते हैं, तो बजट स्पीच को बहुत कीनली आपको वॉच आउट करना पड़ेगा और फाइनेंस बिल को। अच्छा, श्रीकांत चौहान जुड़ गए मेरे साथ। श्रीकांत, क्विकली बताएं आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? कल जो रेट रिकवरी आई थी, क्या बाजार कुछ ऑप्टिमिज्म के साथ इस बजट स्पीच को अप्रोच कर रहा है? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली मुझे लगता है कि जैसे जितने भी आउटकम आए हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव न्यूज को ही क्लोज हुए हैं। इस बार में मुझे लगता है कि इस बार भी कॉशियसनेस बहुत है मार्केट में, और बहुत सारे लोगों ने अपनी पोजीशंस को कम कर लिया है, या तो कैश जो काउंटर्स थे, मिड कैप काउंटर्स थे, उसमें भी काफी अच्छा बुकिंग कर लिया है। तो ये हम लोग एक वॉलेटिलिटी देख सकते हैं मार्केट में। अगर आप 11 बजे तक का मार्केट देखेंगे तो मुझे लगता है वो सुस्त रहेगा। उसमें जो कल के जो लोज थे 10,970 वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ऊपरी तरफ 11,070-75 जो उनके हाइस थे वहां पे एक रेजिस्टेंस बना रहेगा। पर मुझे लगता है कि ड्यूरिंग द सेशन एक वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, और उस केस में 10,900 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे लगता है कि वो लेवल टूटेगा नहीं, उसी लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है किसी रीजन से तो लॉन्ग कर लेना चाहिए, और वहां से जो हमें एक अपटिक दिखेगी वो मुझे लगता है शायद 11,300 तक तो लेके जा सकती है। तो ओवरऑल नेट पिक्चर मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 10,970 इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म, यानी 11 बजे तक। 11 बजे के बाद बजट स्पीच के दौरान 10,900 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे लेना चाहिए कॉन्ट्रा कॉल, और ऊपर के टारगेट्स 11,300 के। ठीक है, तो 10,970 यानी कि मोटा मोटी कल के लोज जो थे उनके लेवल्स के आसपास, उससे थोड़ा सा नीचे अपने स्टॉप लॉसेस को प्लेस करें, खरीदारी करने के मौके होंगे। ये 11 बजे तक की रणनीति ऑब्वियस भी है। 11 बजे के बाद तो खैर किसी को नहीं पता वित्त मंत्री साहब क्या कहने वाले हैं, और उस पर रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन श्रीकांत कह रहे हैं बजट स्पीच के दौरान भी 10,900 एक अहम स्तर हो सकता है, उसके ऊपर ट्रेड करें तो फिर भी खरीदारी करने के मौके, और 11,020 तक के लक्ष्य आपको नजर, 120 तक के लक्ष्य नजर आएंगे। तो काफी हद तक दारोमदार फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े, कैपिटल गेन्स की बात जो अगर आती है तो वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होंगे जिस पे गौर करना होगा, बाजार का मूड और सेंटिमेंट। श्रीकांत, आपका धन्यवाद। और रोज मैं जब मैं टेक्निकल एनालिस्ट से दिन की बात करता हूं, दिन के सेटअप की, तो उसके बाद मैं स्टॉक्स इन न्यूज पे फोकस करता हूं। तो आज तो लेकिन बड़ा दिन है। आज क्या करते हैं, मेरी पूरी टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है, वरुण दुबे, सोनम मेहता, दीपाली राणा।
आज हम क्या करेंगे, किन सेक्टर्स से बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं बजट को लेकर, और फिर अगर ऐसी अनाउंसमेंट्स आते हैं तो कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर रहने चाहिए, उस पर फोकस करते हैं। वरुण, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि सबसे अहम तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस स्पेस होगी। अगर मैं सेक्टोरली देखूं तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और कौन से स्टॉक्स इंपैक्ट हो सकते हैं? डेफिनेटली आशीष, ये स्पेस जो है वो काफी फोकस में रहने वाली है। और कुछ देर पहले दरअसल आप हर्षदा से बात भी कर रहे थे फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े पे, तो ये आंकड़ा कैसे निकल के आता है, इस पे दरअसल बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स काफी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स जो रहती है, बॉन्ड प्राइसेस जो रहती है, वो इन आंकड़ों पे डिपेंड करती है, और उसका रिएक्शन आपको बैंक्स और एनबीएफसी काउंटर्स पे देखने मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ये एक इवेंट होगा जिस पे नजर होगी, जिसके ऊपर बैंक्स और एनबीएफसी काउंटर्स आपको रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। स्पेसिफिकली बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले तो वो जो पीएसयू बैंक रिकैपिटलाइजेशन का जो पूरा चल रहा है, उसके ऊपर अगर कुछ फाइनल ब्लूप्रिंट निकल के आता है, या फिर उसके ऊपर कोई भी यहाँ बयान निकल के आते हैं बैंक्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो इसके ऊपर जो पीएसयू बैंक है वो खासकर रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। और एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये वो तमाम ऐसे बैंक है जिन पे आपको खास नजर रखनी चाहिए। वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग को काफी ट्रस्ट देने की बात चल रही है, अगर उसके ऊपर कुछ भी निकल के आता है तो वहां आपको जो एनबीएफसी है वो खासकर रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। और इसमें अगर आप देखें तो डीएचएफएल, पीएनबी हाउसिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, जीआईसी हाउसिंग, ये वो तमाम ऐसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो आपकी रडार पे होनी चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर जो आप हाईलाइट कर रहे हैं, उसके लिए हो सकता है कि कोई नेगेटिव खबर निकल के आए, क्योंकि फिलहाल वो जो टैक्स भरते हैं वो करीब 15% के आसपास है, और माना जा रहा है कि जो उनका टैक्स रेट है वो ओवरऑल जो कॉर्पोरेट टैक्स भरती है उस लेवल तक लेके हो सकता है कि उस लेवल तक इसे लेके जाएं। अगर ऐसा होता है तो ये दरअसल जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लिए एक नेगेटिव खबर होगी, और इसके लिए आपको एचडीएफसी, स्टैंडर्ड लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई लाइफ, ये वो तमाम ऐसी कंपनीज है जो रडार पे रखनी चाहिए। इसके अलावा एक और खबर है, दरअसल कल से ये बिल्टअप होना शुरू हुआ है। आप अगर आप बैंक निफ्टी का मूवमेंट भी देखें तो आपको देखने मिलेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर में एफडीआई है उसको लेके कुछ चर्चा इस बार बजट में हो सकती है। हालांकि उसका ब्लूप्रिंट अगर नहीं भी आए, लेकिन अगर उसका जिक्र भी हो जाता है तो जितने भी प्राइवेट बैंक है खासकर उस पे आपको काफी रिएक्शन देखने मिलेगा। और आपको सीएनबीसी आवाज ने ये पहले एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि एफडीआई इन बैंकिंग हो सकता है। अगर इसका जिक्र भी होता है तो खासकर एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये वो तमाम प्राइवेट बैंक है जिस पे आपको खास नजर रखनी चाहिए। खास तौर पे बैंक एफडीआई अगर नहीं भी अनाउंस करते और बोल देते हैं कि इस पे काम चल रहा है, बातचीत चल रही है, फोकस में है, विचार विमर्श हो रहा है, तो भी इन स्टॉक्स पे तगड़ी रैली होगी। और खास तौर पे एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, फिर इनको अपने रडार पे रखिएगा। इंश्योरेंस कंपनीज तो कल भी ट्रेड में वीक थी, डर है 15% फिलहाल टैक्स लागू होता है इन कंपनीज पे। इवेंचुअली जो बाकी का नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वहां तक इवेंचुअली बढ़ाया जा सकता है। उसका रोड मैप की बात करी तो इन तमाम कंपनीज के लिए दिक्कत की बात होगी। लेकिन इस बार का बजट पिछली बार या कई बारों के बजट या हमेशा के बजट से डिफरेंट होने वाला है। हो सकता है कि बड़ी छोटी सी स्पीच हो, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस बार इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी हैं जो हम आमतौर पे बजट स्पीच के दौरान वित्त मंत्री से सुनते हैं, वो सब तो जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत चले गए, तो उसमें बजट या फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई इंटरवेंशन हो नहीं सकता। पर कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जो जीएसटी काउंसिल के परव्यू के अभी भी बाहर है, उनको लेकर बाजार होप लगा रहा है। ऐसी कौन सी पॉकेट्स हैं, कौन से स्टॉक रडार पर रहने चाहिए, ये बताएंगे अब आपको दीपाली राणा। दीपाली, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। डेफिनेटली कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस रहेगा, जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है या फिर इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। अब किन सेक्टर्स पर ध्यान देना है? सबसे पहले तो जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस, इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यही है कि इस बार के बजट में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 10% से घटकर या तो 5% या फिर 2.5% हो सकती है। इंडस्ट्री काफी लंबे समय से इसकी डिमांड कर रही है और इस बार भी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। अगर ऐसा होता है तो पूरे ही स्पेस के लिए पॉजिटिव होगा। ऐसे में जो जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स है जैसे कि टाइटन, पीसी ज्वेलर्स, टीबीजेड, इन सब पर ध्यान देना होगा। पॉजिटिव न्यूज फ्लो ये इन कंपनीज के लिए हो सकता है। तो एक जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस हुआ। इसके अलावा जो एलएनजी इंपोर्ट है वहां पर भी जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें रिडक्शन हो सकती है, क्योंकि एलएनजी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका काफ़ी यूज़ होता है, वाइड रेंज ऑफ यूज़ होता है, एज अ फ्यूल भी होता है, एज अ फीड स्टॉक भी होता है, पावर, फर्टिलाइजर सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ भी इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन की बातें हो रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो ना ही सिर्फ गुजरात गैस या फिर पेट्रोनेट एलएनजी जैसी कंपनीज के लिए पॉजिटिव होगा, बल्कि पॉजिटिव होगा पावर और फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए भी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से उनकी भी जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी कम होगी। तो ये डेफिनेटली एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि काफ़ी सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एक
एक्सपेक्टेड है वो है गारमेंट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। ऐसा माना जा रहा है कि जो गारमेंट एक्सपोर्ट पर ड्यूटी ड्रॉबैक है उसमें उसे बढ़ाकर 5 से 7% किया जा सकता है। यहाँ भी जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स है वो काफ़ी लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि जीएसटी से पहले जो ड्यूटी ड्रॉबैक था उनको 11.5% के आसपास मिलता था और जीएसटी के बाद वो घटकर 2.5% के आसपास आ गया है। तो वो अर्ज कर रहे थे गवर्नमेंट से कि इसको बढ़ाइए, वरना जो जॉब लॉसेस होंगी, बिजनेस पर इम्पैक्ट आएगा। एक्सपोर्ट्स कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो इस सिनेरियो को चेंज करने के लिए इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि जो ड्यूटी ड्रॉबैक है उसको बढ़ाकर 5 से 7% करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा गारमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर नजर रहेगी इस खबर के मद्देनजर। और आखिर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वहां पर कुछ इंसेंटिव्स देने की बात की जा रही है और ये तो आपको भी मालूम है कि काफी समय से सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफी प्रमोट कर रही है, अलग अलग इंसेंटिव्स लाने की बात भी कर रही है। 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फुल फ्लेजेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आने का भी एम है गवर्नमेंट का। तो इसी के मद्देनजर पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स या फिर उनके जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज है वहां पर कुछ इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। तो ऐसे में अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज बेनिफिशियरी होंगी, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनीज बेनिफिशियरी होंगी, कई सारी ऐसी ऑटो एंसिलरी कंपनीज है जिन पर सीधा असर आएगा। ओके, तो ये वो पॉकेट्स है जिनको आप खासतौर पे फोकस में रखें, रडार पे रखें, क्योंकि इनमें अभी भी सरकार चाहे तो टिंकरिंग कर सकती है, इसीलिए होप जागी हुई है बाजार की। लेकिन सोनम, इन सब के अलावा क्या रडार पर है? आशीष, इससे काफी सारी चीजें होती है या फिर टॉपिक्स होते हैं जो बजट में डेफिनेटली डिस्कस होते हैं और उसी को मैं कवर कर रही हूँ आशीष। सबसे पहले डिफेंस आ जाता है इसमें। डिफेंस का जो बजट होता है वो लगातार हमने देखा है मोदी सरकार के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। उनका फोकस भी डिफेंस पे काफी ज्यादा रहा है। ऐसे में हमारा मानना है कि इस बार भी डिफेंस का जो बजट है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा या फिर जो एलोकेशन होता है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसका फायदा मिलेगा BL, BML, वालचंद नगर जैसी कंपनियों को। और इसका बड़ा जो फायदा होगा ओवरऑल वो मार्केट को तो मिलने ही वाला है। इसके साथ ही सरकार का फोकस रूरल मार्केट पे काफी ज्यादा रहा है। ऐसे में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एम्प्लॉयमेंट और रूरल इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार ने काफी सारी स्कीम्स मार्केट में लेकर आया है और इसी स्कीम्स के एलोकेशन में या फिर उसके इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी की उम्मीद रखी जा रही है। इस बार भी यहाँ पे बढ़ोतरी हो सकती है और इसका फायदा सबसे ज्यादा मिल सकता है FMCG कंपनियों को और इसलिए हमारा मानना है इसका फायदा डाबर और इमामी को मिल सकता है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काफी वक्त से फोकस हो रहा है, लेकिन हमारा मानना है इस बार बजट में पावर ट्रांसमिशन और रेलवेज पे खास फोकस रह सकता है और उनके लिए भी एलोकेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में हमारा मानना है काफी सारी कंपनियां हैं उनको फायदा हो सकता है, वो है KC इंटरनेशनल, यहाँ पर कल्पतरू पावर और L&T जैसी कंपनियां। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड और हाईवेज को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वहां पर तो फोकस बना हुआ है ही। ऐसे में हमारा मानना है काफी सारी कंपनियां हैं जिनके लिए शायद इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, ओवरऑल एलोकेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है रोडवेज और हाईवेज के लिए। ऐसे में फायदा मिल जाएगा अशोका बिल्डकॉन, दिलीप बिल्डकॉन, IRB इंफ्रा और L&T जैसी कंपनियों को। आशीष, ये सब तो हमेशा कवर होता ही है बजट में, लेकिन हमारा मानना है ऑटो से जुड़े भी कुछ डिसीजंस आ सकते हैं। ऐसे में हमारा मानना है कि शायद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी ज्यादा फोकस हो रहा है वहां पे GST में कटौती आ सकती है। जो 12% पे इस वक्त GST है वो कट कर 5% हो सकती है। बहुत बड़ा फायदेमंद फैसला हो सकता है M&M, टाटा मोटर्स, मारुति और TVS मोटर्स जैसी कंपनियों को। और काफी वक्त से, बल्कि काफी बजट से बात हो रही है स्क्रैपेज पॉलिसी की। अगर ये आ जाता है, जो पुरानी कमर्शियल गाड़ियां होगी, इसमें ट्रक्स और बसेस शामिल है, इनको बाजार से हटाया जाएगा या फिर स्क्रैप किया जाएगा। और अगर ये पॉलिसी आ जाती है तो अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के लिए काफी फायदेमंद फैसला होगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, व्हीकल्स को शायद एक बड़ा पुश देने की तैयारी हो और इंफ्रा पे स्पेंड फिर से बढ़ाया जाए। ध्यान रखिए, इंफ्रा पे स्पेंड बढ़ाने से जॉब क्रिएशन में भी खास तौर पे सीधे मदद मिलती है, जिसकी बात आलोक जी ने सबसे शुरुआत में भी करी थी बुलेटिन के, कि जॉब क्रिएशन एक बड़ा कीवर्ड, बड़ा थ्रस्ट एरिया हो सकता है। तो इंफ्रा पे स्पेंड बढ़ाया जा सकता है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन बजट में ये सब तो हमने बात कर ली स्टॉक, शेयर बाजार की, लेकिन हम और आपकी जेब में क्या असर पड़ने वाला है? आम आदमी की जेब में कितना पैसा बढ़ाएंगे वित्त मंत्री साहब? कॉर्पोरेट सेक्टर, क्या उन्हें कुछ राहत मिलेगी? इस पर फोकस करूंगा। ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय और प्रियंका संभव जुड़ेंगे, उनसे होगी इस डेवलपमेंट्स पे बातचीत।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज के बजट में टैक्स के मोर्चे पर क्या होने वाला है, इनकम टैक्स पर कितनी राहत मिलेगी, कॉर्पोरेट्स को क्या मिलेगा, ये बताने के लिए आप मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय और प्रियंका संभव। लेकिन सबसे पहले प्रियंका, आपके पास बताएं, आम आदमी मेरी जेब में क्या डालने वाले वित्त मंत्री? नौकरी पेशा और मिडिल क्लासेस बजट का सबसे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद यही है कि सरकार टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट को बढ़ा सकती है। ये छूट अभी 2.5 लाख तक की है, इसे 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से सरकार का टैक्स बेस भी घटेगा। तो इस कदम पर जितनी उम्मीदें टिकी हैं, इसका पूरा होना शायद उतना मुमकिन ना हो। लेकिन जो बातें मुमकिन दिख रही हैं वो ये कि ATC का दायरा 1.5 लाख से 2 लाख किया जा सकता है। ATC की डिडक्शन बढ़ाई जा सकती है और साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी वापसी होते हुए हम देख सकते हैं। महिलाओं के टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं होगा। जो पहले मिलता था, अलग से एक टैक्स स्लैब होता था महिलाओं के लिए, लेकिन एक प्रपोजल पर जरूर काम किया जा रहा है, जिसके तहत वो कंपनियां जो महिलाओं को रोजगार देंगी उन्हें प्रॉविडेंट फंड में राहत मिल सकती है, ताकि ये कंपनियां प्रोत्साहित हो महिलाओं को रोजगार देने में। और आर्थिक सर्वे ने भी पुरुष और महिला को समानता में लाने की बात कही थी, और इस ओर ये कदम हम देख सकते हैं कि PF में राहत उन कंपनियों को जो महिलाओं को रोजगार देगी। जी हां, सबकी नजरें होंगी सैलरीड हम लोगों के लिए क्या करने वाले वित्त मंत्री साहब। लेकिन हमारी उम्मीदें तो है ही हैं, इस बार कॉर्पोरेट्स भी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। लक्ष्मण, बताएं कॉर्पोरेट्स की क्या उम्मीदें हैं और किस हद तक वित्त मंत्री से एक्सपेक्ट करूं वो पूरी होंगी? इस बजट में कॉरपोरेट सेक्टर को कोई बड़ी राहत मिल पाएगी, इसकी संभावना काफी कम दिख रही है। सबसे बड़ी मांग क्या थी कि कॉरपोरेट टैक्स को घटा करके 25% कर दिया जाए, तो एक झटके में 25% किया जाएगा, इसकी संभावना नहीं दिख रही है। हो सकता है कि 2 या 3% की कटौती कर दी जाए। हाँ, छोटे और मझौले जो कॉरपोरेट हैं उनके लिए राहत की संभावना ज्यादा दिख रही है। अभी क्या होता है कि 50 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों पर सिर्फ यहाँ पर 25% कॉरपोरेट टैक्स लगता है। तो इस जो 50 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर की सीमा है, इसे सरकार बढ़ा सकती है, इसकी संभावना ज्यादा दिख रही है, ताकि छोटे मझौले कॉर्पोरेट को राहत दी जा सके। इसे बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। लेकिन 50 करोड़ से ऊपर वालों के जो टर्नओवर वाले हैं उसके लिए 30 से घटाकर 25% कॉर्पोरेट टैक्स किया जाए, इसकी संभावना काफी कम दिख रही है। मैट और DDT हटाने की मांग चल रही थी, इस पर रियायत देने की मांग चल रही थी, इसकी संभावना मुझे नहीं दिख रही कि बजट में इस तरफ कोई ठोस ऐलान किया जाएगा। हाँ, रोजगार देने के नाम पर या फिर नए निवेश करने के नाम पर कुछ रियायत की संभावना जरूर है, जैसा कि हमने टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर में देखा, एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव देने की संभावना दी गई। वैसे ही कुछ ऐलान यहां पर बजट में किए जा सकते हैं। ओके, तो कॉर्पोरेट्स बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें, जैसा लक्ष्मण हाईलाइट करते हुए कि बहुत ज्यादा रियायतें, टैक्स स्लैब में रिडक्शन, ऐसा शायद ना हो। चलिए प्रियंका और लक्ष्मण, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक बार एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए और अच्छा खासा मोमेंटम एशियन मार्केट्स पिकअप करते हुए नजर आएंगे। अक्रॉस द बोर्ड अच्छी खासी खरीदारी, निकाई 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ, ताइवान के बाजार 1% ऊपर हैं, हैंग सेंग में आप देखेंगे 1/3% की मजबूती। ये सब दिन के हाईज की तरफ मार्केट्स मूव करते हुए आपको नजर आएंगे। तो एटलीस्ट आज ग्लोबल संकेत इस ऑल इंपॉर्टेंट दिन बेहतर होते हुए, इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों की जो नर्वसनेस, दबाव आपने देखा था, वो खराब ग्लोबल सेटअप के चलते ही था। SGX निफ्टी 1/4% की बढ़त के इंडिकेशन देता हुआ। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रेलवेज, नौकरियां, फार्म या किसानों के लिए ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिसकी बात या की टीम्स हो सकती है इस बजट में। रेलवे बजट तो ध्यान रखें आम बजट का अब हिस्सा हो चुका है, तो इस पे बातचीत करेंगे हमारे संवाददाताओं से। दीपाली से जानेंगे रेलवेज के बारे में, रोहन से स्किल डेवलपमेंट के बारे में, और असीम भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, उनसे जानेंगे किसानों के लिए इस बजट में क्या ऐलान संभव है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस ऑल इंपॉर्टेंट दिन हम बजट पे कर रहे हैं मेगा कवरेज। आज ध्यान रखें, सुबह 11 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली यूनियन बजट टेबल करेंगे। क्या की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या बाजार की, इंडस्ट्री की, आम आदमी की डिमांड्स हैं, मांग हैं, या क्या हो सकता है, उस पर एक खास तौर पे फोकस। और अब
इस सेगमेंट में बजट की 3 की थीम्स पे फोकस करने वाला हूं। एक तो रेलवेज, दूसरा स्किल डेवलपमेंट और तीसरा किसान या एग्रीकल्चर को जो थ्रस्ट देने की बात करी जा रही है। हमारे 3 संवाददाता दीपाली, रोहन और असीम अब मेरे साथ जुड़ते हुए। दीपाली, पहले आपके पास रेलवेज के लिए इस बजट में क्या हो सकता है खास, बताइए। देखिए, रेलवे के लिहाज से जो सबसे बड़ी राहत है वो ये देखने को मिल सकती है कि इस बजट में यात्री किराया बढ़ाने के आसार ना के बराबर है, क्योंकि अगले साल देश में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि ये कदम फिलहाल वित्त मंत्री नहीं उठाएंगे। वित्त मंत्री का जो फोकस रहेगा रेलवे के लिहाज से वो सीधे तौर पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने और सेफ्टी मजबूत करने पर रहेगा। सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि इस बार रेलवे को जो बजटीय सहायता दी जाएगी उसमें पिछले साल के मुकाबले 8 से 10% की ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इस बजटीय राशि का इस्तेमाल ज्यादातर स्टेशनों को आधुनिक बनाने में किया जाएगा। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि जो बड़े रेलवे स्टेशन हैं वहां पर लिफ्ट्स और एस्केलेटर लगाने के लिए अलग से करीब 3400 करोड़ रुपए का फंड रेलवे को दिया जा सकता है वित्त मंत्रालय की तरफ से। एक जो बड़ी घोषणा है वो ये देखने को मिल सकती है कि सिग्नलिंग सिस्टम को किस तरह से ऑटोमेशन मोड पर लेकर जाया जाए ताकि जो हादसे होते हैं सिग्नल फेलियर की तरफ से उस पर रोक लगाई जा सके। इसके लिए भी ज़्यादा राशि बजट में दी जा सकती है। कंज्यूमर्स के लिहाज से, यानी कि अगर हम यात्रियों के लिहाज से देखें तो ये जानकारी मिल रही है कि इस बजट में जो फ्री इंश्योरेंस की सुविधा फिलहाल यात्रियों को दी जा रही है वो आगे भी जारी रहेगी और सर्विस चार्ज में छूट को भी जारी रखा जाएगा। एक और बड़ी जानकारी ये कि रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस ट्रेन सेट्स को मेक इन इंडिया योजना के तहत प्रमोट करने का ऐलान भी इस बार बजट में देखने को मिल सकता है। ओके, तो बड़ी हेडलाइन हो सकती है कि यात्री किराए यानी कि फेयर हाइक्स नहीं करी जाएंगी, आधुनिकीकरण, यात्री सुविधाएं बढ़ाने पर खासतौर पे फोकस होगा और सिग्नलिंग सिस्टम्स। तो इन कामकाजों से जुड़ी कंपनीज पे अपना फोकस करें रेलवे बजट के लिए। लेकिन बजट में इस बार राष्ट्रीय रोजगार योजना की घोषणा हो सकती है, साथ ही ज्यादा नौकरियां देने वाली कंपनियों को राहत मिल सकती है। डिटेल्स लेकर आए हैं रोहन सिंह। रोहन, गुड मॉर्निंग। नौकरियों और लेबर रिफॉर्म्स को लेकर क्या बड़े ऐलान के आसार हैं? ज्यादा नौकरियां पैदा करना इस बार बजट का मुख्य फोकस होने जा रहा है और इसके लिए पहली बार राष्ट्रीय रोजगार योजना की घोषणा हो सकती है। इनमें उन कंपनियों को जो ज़्यादा नौकरियां पैदा करेंगे उन्हें कई तरह के फाइनेंशियल और टैक्स इंसेंटिव दिए जाने की बात की जाएगी। इसके अलावा एक गाइडलाइन भी आ सकता है जो कि न्यूनतम आय और जो बाकी सोशल सिक्योरिटी है कर्मचारियों के लिए उनका ख्याल रखेगी। कई तरह के श्रम सुधारों की घोषणा हो सकती है और साथ ही यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसकी घोषणा भी हो सकती है। उनमें खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को EPFO और ESIC के दायरे में लाए जाने की कोशिश होगी। जो बाकी बेनिफिट्स होती हैं जैसे कि जो मेडिकल बेनिफिट है या अनिवार्य पेंशन है या बीमा है, इस तरह की बेनिफिट्स का जो दायरा है उसको बढ़ाने की कोशिश भी होगी। वे सेक्टर्स जहां सबसे ज्यादा नौकरियां हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या कृषि, उनको कई तरह के इंसेंटिव दिए जाएंगे और जो स्कीम्स है सरकार की जैसे कि मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाता है उसे बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही जो मनरेगा का बजट है उसे 48,000 करोड़ से बढ़ा के 55,000 करोड़ किए जाने का प्रस्ताव है। और बजट में किसानों की आय दोगुनी करने की स्कीम की घोषणा भी हो सकती है। डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, सरकार किसानों को लेकर क्या बड़े ऐलान कर सकती है? देखिए, इस बार बजट का एक बड़ा फोकस जो है किसानों पर रहने वाला है। सरकार चाहते हैं किसानों की आय जो है 2022 तक दुगनी कर दे, तो उसके लिए एक बड़ा स्टेप जो है लेना पड़ेगा किसानों के लिए। खासतौर पर सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो है वो घोषणा कर सकती है। इसमें ये होगा कि जब भी किसानों की फसल के दाम जो है मिनिमम MSP से नीचे चले जाएंगे तो राज्य जो है आगे बढ़ करके जो है वो खरीदेंगे और राज्य को केंद्र सरकार जो उपलब्ध कराएगी। इसके लिए एक बड़ा फंड जो है उसका ऐलान जो है वो किया जा सकता है। मंडी जो है उससे सरकार को लगता है किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है, उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। 585 से बढ़ा करके उनकी संख्या 2020 तक 1100 करने का टारगेट जो है वो रखा है। इसके अलावा हाट जो है जहां पर कि किसान अपनी फसल जो है वो बेच पाएँ या हब जो कहें मंडी हब बनाने की बात चल रही है तो वो भी 1000 गाँव के अंदर ऐसे हाट जो है बनाए जा सकते हैं जहाँ पे से सीधे ग्राहक जो किसानों से अपनी फसल जो है वो खरीद सकेंगे, जिससे कि एक मिडिल मैन जो है हट जाएगा तो किसानों की आय जो है
वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा कई और कदम जो है किसानों को लेकर के हमें देखने को मिल सकते हैं। महिला किसानों के लिए अलग से एक फंड की जो है घोषणा की जा सकती है। साथ ही साथ किसानों की आय किस तरह से बढ़ानी है उसके लिए कृषि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड जो है उसकी घोषणा की जा सकती है, ताकि वो टेक्नोलॉजी कृषि सेक्टर में लेकर के आए, जिससे कि किसानों को आने वाले दिनों में फायदा मिले। तो एक सरकार का एक लक्ष्य है किसानों की आय जो है 2022 तक दोगुनी करे, और उसको लेकर के सरकार इसका रिफ्लेक्शन पूरा इस बजट में जो है वो दिख सकता है। ओके, तो काफी उम्मीदें हैं, होप वित्त मंत्री डिलीवर करें। दीपाली, रोहन, असीम, आप तीनों का सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए धन्यवाद, और सारी बजट को लेकर जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनको समझाने के लिए। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स वो भी इंपॉर्टेंट है, करेंसी बाजार वहां पे क्या चल रहा है इस पर फोकस, और साथ साथ यहां पे स्ट्रैटेजीज क्या हो ये बताऊंगा। साथ साथ ये भी बताएंगे कि बजट में सीनियर सिटीजन्स की क्या है उम्मीदें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज सबकी नजर वित्त मंत्री के बजट ब्रीफ केस पर है, और इस बजट से सीनियर सिटीजन्स क्या चाहते हैं ये जानने हमारी संवाददाता आयुषी डिमरी पहुंची हौज खास के डियर पार्क में। सुनिए। बस अब कुछ ही घंटों में बजट पेश होने वाला है। हमें पता लग जाएगा कि वित्त मंत्री हमें बजट में क्या सौगातें दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज हमने मॉर्निंग वॉकर्स से बात कर रहे हैं, जानते हैं उनकी बजट से दिली ख्वाहिश क्या है। मैम, आपकी क्या दिली ख्वाहिश है? आप क्या खुशखबरी अपने एज अ सीनियर सिटीजन आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं इस बजट में? आई एम एक्सपेक्टिंग कि सीनियर सिटीजन की जो मिडिल क्लास है उसको भी राहत दी जाए। हालांकि उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स का वो बढ़ा देंगे, और एट द सेम टाइम जो मेरी दिली ख्वाहिश है, बिकॉज आई हैव गॉट सो मच लव एंड कंपैशन फॉर द पुअर पीपल, आई वुड लाइक कि रहने के लिए लोगों के पास मकान जरूर होने चाहिए। इनकम टैक्स जो है जो पहले 2.5 लाख है वो 3 लाख हो जाना चाहिए, और भी इनकम टैक्स का रेट कमती होना चाहिए, जो लोगों का पैसा आए और जो अपना पैसे के साथ अब ये एंटरप्रेन्योरशिप को मोदी साहब कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों का पैसा होगा तभी तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे। अगर पैसा ही नहीं होगा तो कैसे बनेंगे ये लोग? बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। तो जैसे एक पिता होता है परिवार के अंदर, वो सभी का ख्याल रखता है, इसी प्रकार से जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं या प्रधानमंत्री हैं या हमारे वित्त मंत्री हैं, उनको ये देखना चाहिए कि किसकी आवश्यकता क्या है। आपकी दिली ख्वाहिश क्या है इस बार वित्त मंत्री साहब? क्या चाहता है वो? क्या सौगात मिले, क्या रियायतें मिले? हमने 50-50 रुपया पर मंथ जीपी फंड से कटवा के हमने वो पैसे जमा किए। बड़ा मीगर अमाउंट से हमने घर के गुजारे किए। आज वो पेंशन 40 साल के बाद अगर हमें कुछ मिली है, उसको आप इनकम मत शुमार करिए। मेरी आपसे ये इंतज़ार है, आपके माध्यम से, आपके इतने टीवी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि रैशनल अप्रोच करिए, उन लोगों पे लगाइए टैक्सेस जो देने के काबिल है। ऐसा कुछ होना चाहिए कि जैसे जो हमारे पुअर है ना, उन तक कहाँ पहुँचे, और एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जब ये जो इनकम टैक्स जो है जिसको अवॉइड करने के लिए इन लोगों को, ये जो इनकम टैक्स चोर हैं इनको बचाने, इनके लिए कुछ ऐसी हो कि जो वो इनकम टैक्स चोरी ना कर सके। थैंक यू सर। तो हमारे मॉर्निंग वॉकर्स वित्त मंत्री से बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो, जो मोदी जी का मंत्र है, और इसी के साथ वो यही अपनी ख्वाहिशें दे रहे हैं वित्त मंत्री को भी। दिल्ली। बिल्कुल आयुषी, वही नहीं, हम सब चाहते हैं सबका साथ सबका विकास हो। लेकिन चलिए, हम तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहे हैं, तमाम उम्मीदों को हाईलाइट कर रहे हैं, तमाम वर्ग की उम्मीदों को हाईलाइट कर रहे हैं, तो एक कमोडिटीज और करेंसीज का भी इस मार्केट में आज किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या यहां पे हमारी आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या हो, इस पे बातचीत करने के लिए एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती मेरे साथ जुड़ती हुई। मैम गुड मॉर्निंग, एक ऑल इंपॉर्टेंट दिन, बताएं कमोडिटी मार्केट्स में क्या स्ट्रैटेजीज होंगी? बिल्कुल आशीष, भरे हुए हैं इस वीक में, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से फेड का कल डिसीजन आया वो नोन था कि चेंज रहेगी पॉलिसी, लेकिन उन्होंने जो मार्च अप्रोच किया है उसकी वजह से भी कोई खास मूवमेंट आते हुए हम लोगों ने देखा नहीं है। मेरे ख्याल से सेफ हेवन बाइंग फिर से रिटर्न है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि गोल्ड में बाइंग में बने रहना चाहिए, और प्राइसेस जो है एक बार 30,400 तक जा सकते हैं।
इंटरनेशनल मार्केट में $1360 का जो प्राइस लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। साथ साथ में मुझे लग रहा है कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी एक बाइंग आएगी यहाँ पे रिटर्न, और मुझे लग रहा है कि इसमें भी जो लोग ऑलरेडी बाय पे हैं वो होल्ड रखे पोजीशंस को, और प्राइसेस जो है एक बार 39,800 तक जा सकती है यहाँ पे। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि एनर्जी काउंटर में जिस तरीके से क्रूड ऑयल में एक रिकवरी आ रही है, मुझे लग रहा है दोबारा प्राइसेस एक बार 4150 के करीब आएंगे। और आज बजट है तो ये ध्यान रखना होगा कि MCX रुपये अगर एप्रिशिएट हुआ या डेप्रिशिएट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है से यहाँ पे ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। ओके, तो सोना और चांदी दोनों में खरीदारी करने के मौके, तो बुलियन में आज तेजी होगी, उसको अपने रडार पे रखें। तो ये था वो पूरा मेगा 1 घंटे का कवरेज, बजट के तमाम एस्पेक्ट्स को हमने इस बीते 1 घंटे में हाईलाइट करने की कोशिश करी। और अब तो शायद महज 3 घंटे बचे हैं, सबकी नजर होंगी वित्त मंत्री साहब के उस बजट ब्रीफकेस पर, क्या तमाम ऐलान आते हैं। और सबकी नजरें खास तौर पे इस बात पे रहेंगी कि रिफॉर्म के एजेंडा पे सरकार कंटिन्यू करेगी या फिर ये आखिरी बजट है सरकार का, तो थोड़ा पॉपुलिज्म का डोज देखने को मिलेगा। क्या फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा इस बार का होगा, क्या FY19 का आंकड़ा सरकार सामने पेश करती है, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को इंट्रोड्यूस या री इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, वो सबसे बड़ा बज़वर्ड है। सब पैनी नजर रखेंगे उस डेवलपमेंट पर। तो कई मायनों में ये बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये तो सिर्फ अभी शुरुआत हुई है। CNBC आवाज पे मेगा कवरेज कंटिन्यू करेगा। इस ब्रेक के बाद हर्षदा और हेमंत जुड़ेंगे। नमस्कार।